वेदांग ज्योतिष में रुचि रखने वाले YouTube के सभी श्रोताओं का स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर में धन भाव, वित्त भाव या कोश भाव के ऊपर बृहत्पाराशर में जो श्लोक लिखे हैं उन श्लोकों का एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं और अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि कोई नया वीडियो जैसे ही यहाँ पर अपलोड हो तो YouTube आपको नोटिफाई कर सके, फिर आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में धन भाव के अलावा हम पर्वत अंश के ऊपर भी फोकस करेंगे। हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पर्वत अंश क्या होता है, क्या उसकी बेसिक डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके हम कैसे देख सकते हैं कि कोई ग्रह हमारी खुद की कुंडली में पर्वतांश में है कि नहीं है या उससे ज्यादा प्रबल है, और फिर पर्वतांश या उससे ज्यादा प्रभावी ग्रह के क्या सुखद परिणाम शास्त्रों में लिखे हैं। इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे। धन भाव के ऊपर जो श्लोक बृहत्पाराशर में लिखे हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे, फिर एक केस स्टडी को भी देखेंगे जिनकी कुंडली में धन भाव का अधिपति तो पर्वतांशा में नहीं है बट लग्न भाव का अधिपति लग्नेश पर्वतांशा में मौजूद है। सो लग्न के हिसाब से, फेम के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, ख्याति के हिसाब से उनकी जिंदगी में क्या हुआ, इन चीजों का हम विश्लेषण करेंगे। अब हम सेकंड भाव के ऊपर फोकस करते हैं और महर्षि पाराशर के लिखे श्लोकों का एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। सेकंड लॉर्ड इज इन ओन साइन और इज एक्सॉल्टेड, द नेटिव विल लुक आफ्टर हिज पीपल, विल हेल्प अदर्स एंड विल बिकम फेमस। सो यहाँ पे ये बोला है कि जो दूसरे भाव का अधिपति है, जो सेकंड लॉर्ड है, अगर वो स्ट्रेंथ में कहीं पे भी बैठा होगा, वो स्वय राशि में हो, वो मित्र की अधिमित्र की राशि में हो, वो एक्सॉल्टेशन साइन में बैठा हो, तो ऐसा जो आदमी होगा ये अपने परिवार की और जो दूसरे लोग आसपास होते हैं, जो क्लोज फैमिली की तरह जो लोग होते हैं, जो एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह भी जो हमारे लोग होते हैं, या फिर कोई ग्रुप्स होते हैं, या अपनी खुद की ही फैमिली को बहुत बड़े नज़रिए से देखना और बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को उसमें इंक्लूड करके उनकी मदद करना, ऐसा इस इंसान का बर्ताव होगा, ऐसे इस इंसान की नेचर होगी और ये सबकी मदद करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसके पास खुद का जो रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है। सो ये जो ग्रह है ये अपने आप में स्ट्रेंथ में है और इसके पास खुद के पास रिसोर्सेज हैं, तो ये दूसरों के ऊपर स्पेंड करवाएगा इस जातक से। नेक्स्ट जो वर्स है ये काफी स्पेशल वर्स है और इसके ऊपर हम थोड़ा गौर करें। Second Lord is conjoined a benefic grah and he should be in a good division like Parvata Amsha or more. There will be all kind of wealth in his family effortlessly. So ये बोला है कि जो दूसरे भाव का अधिपति है वो अगर एक बेनिफिक ग्रह के साथ कॉन्जॉइंड हो और जो सेकंड भाव का अधिपति है वो पर्वता अंशा में हो, तो ऐसे इंसान के पास बहुत अच्छी वेल्थ होगी, ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ होगी, हर तरह की वेल्थ और ऐशो आराम और सुविधाएं और रिसोर्सेज उस आदमी के पास मौजूद होंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज उस आदमी के पास मौजूद होंगे और उसकी फैमिली बड़ी एफ्लुएंट फैमिली होगी और फैमिली के पास बहुत धन होगा और बहुत वेल टू डू फैमिली होगी और उनके पास जो ये धन है ये एफर्टलेसली आता रहेगा कि उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा उनके पास कि उनके पास पैसा आता रहे, अबंडेंस में आता रहे। तो ऐसा योगा कब होगा? जब जो दूसरे भाव का अधिपति है ये एक बेनिफिक के साथ हो और जो सेकंड लॉर्ड है ये पर्वतांशा में हो। पर्वतांशा का मतलब ये है कि एक ग्रह स्वय राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या एक्सॉल्टेशन राशि में हो, 6 वर्ग कुंडली में दश वर्ग स्कीम के अंदर। सो हम जब वर्ग कुंडली को डिटेल में इलैबोरेशन में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे विभिन्न विभिन्न एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, विभिन्न विभिन्न इन्वायरमेंट्स को हम अलग अलग वर्ग कुंडलीज में
बहुत डिटेल में देख सकते हैं। जैसे हमारा अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बर्ताव है, ये हम द्वादशांशा कुंडली D12 चार्ट से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमको किस तरह की गाइडेंस अपने पेरेंट्स से मिल रही है, उनका कैसा कंट्रीब्यूशन है, हमारे मदर या फादर किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का उनका स्वभाव है, किस तरह का हमारा उनके बारे में ओपिनियन है। जो भी चीज़ें हम जानते हैं और जो भी दूसरी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में है, एक हद तक हम बहुत अपनी द्वादशांशा कुंडली से देख सकते हैं। मदर को भी देख सकते हैं, फादर को भी देख सकते हैं। फादर और मदर का नेटिव के साथ जो जातक है, कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, कैसी इंटेलिजेंसेस उनमें काम कर रही हैं, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को लॉन्ग टर्म में कि नहीं कर रहे हैं, कि कुछ टाइम बाद चीज़ें बदल जाती हैं या फिर बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे बहुत डिटेल में देख सकते हैं, जो कि हम सिर्फ राशि कुंडली से नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग लेवल पे हार्मोनिक्स होते हैं। सो ये जो षोडश वर्ग स्कीम है, इसमें 16 डिविजनल चार्ट्स महर्षि पाराशर ने सिखाए हैं, और जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं उसका नाम षड वर्ग स्कीम होती है, जिसमें 6 डिविजनल चार्ट्स इंक्लूड होते हैं। 10 डिविजनल चार्ट्स, 10 डिविजनल चार्ट्स दश वर्ग स्कीम में इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद एक स्कीम होती है षोडश वर्ग, जिसमें 16 डिविजन चार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो सेकेंड लॉर्ड जब ओन साइन में होगा, एक्सॉल्टेशन साइन में होगा और मूल त्रिकोण साइन में होगा, 6 कुंडलियों में 10 में से दश वर्ग स्कीम में, जिसमें 10 डिविजनल चार्ट्स हम लेते हैं, तो उस प्लैनेट को हम पर्वतांशा में कैटेगराइज करेंगे। और फिर उसकी अलग अलग आगे और कैटेगरीज हैं, जिसको आगे स्लाइड्स में डिस्क्राइब करा है। पर यहाँ पे अभी मैंने एक डायमंड बना रखा है यहाँ पे, ताकि इस चीज का हम ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत स्पेशल वर्ड्स है और ये हमको ये बताती है कि अगर कोई भी ग्रह दश वर्ग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्वतांशा या उससे ज्यादा अंशा में होगा, कहने का मतलब यह है कि वो 6, 7, 8, 9 या 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 डिविजनल चार्ट्स में अगर स्ट्रेंथ में है, तो उस ग्रह के पास स्पेशल पावर आ जाएगी। और वो ग्रह का जो पर्वतांशा में कोई ग्रह है, वो हमको सिर्फ राशि कुंडली देखने से नहीं पता चलेगा, हमको सॉफ्टवेयर में जाकर देखना पड़ेगा कि दश वर्ग स्कीम के अंदर ये ग्रह कितने स्ट्रेंथ में है, वो वहां पे सॉफ्टवेयर लिस्ट कर देता है। तो इस इंफॉर्मेशन को अब हम गैदर करें, ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, बहुत क्वालिटी इंफॉर्मेशन है। और अगर किसी भी इंसान की कुंडली में ऐसा कोई ग्रह है और वो बेनिफिट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो उस भाव को बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इस वर्ष से। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ज्योतिष जो विद्या है ये अष्टम भाव की विद्या है, ये गुप्त विद्या है। और महर्षियों ने और मुनियों ने जिन्होंने इस विद्या को हमारे तक पहुंचाया है, उसको श्लोकवत करवाया है। जैसे महर्षि पाराशर ने पूरा ओरेशन की फॉर्म में अपने जो शिष्य हैं उनके मैत्रेय, उनको एक्सप्लेन करते करते पूरा बृहद पाराशर एक्सप्लेन करा गया है। मैत्रेय बृहद पाराशर में मुनि पाराशर से सवाल करते जा रहे हैं और उन अपना जो कौतूहल है ज्योतिष के प्रति, उनकी जितनी भी क्यूरियोसिटी है वो पूछते जा रहे हैं और महर्षि पाराशर उनको बताते जा रहे हैं। जैसा जैसा उन्होंने दूसरे देवज्ञों से सुना, जैसा उन्होंने महर्षियों से सुना, देवऋषि नारद से सुना, ब्रह्मा जी से खुद सुना, वो सारी बातें महर्षि पाराशर बृहद पाराशर में अपने शिष्य श्री मैत्रेय को बता रहे हैं। सो यहाँ पे पर्वतांशा और उससे हायर जो अंशा यहाँ पे किसी भी ग्रह के जो हो सकते हैं, उसका हम थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, सो मैं जो बात ये बोल रहा था कि जो ये जितने भी मुनि हैं और जो ऋषि हैं, जैसे महर्षि जैमिनी की अगर बात करें तो उन्होंने तो अपने जो श्लोक लिखे हैं वो भी कठपयादि वर्ग में लिखे हैं। इसका मतलब उन्होंने जो अपने श्लोक लिखे हैं उनको उन्होंने कोडिफाई फॉर्म में कर दिया। सो जितने भी ये देवज्ञ हैं, जितने भी ये ऋषि हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जो नॉलेज है ये अनडिजर्विंग कैंडिडेट के पास पहुंच जाए, या फिर ये इस कोई भी चीज को बहुत एक्सप्लिसिटली, बहुत डिटेल में 50 बार घुमा फिरा के एक ही चीज
बार बार जो कम से कम महर्षि पाराशर और बहुत सारे ऋषि और दैवज्ञ नहीं बताते हैं। ये एक प्रिंसिपल हमारे को बता के छोड़ देते हैं कि हम कितना उसको लॉजिकली एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। और बहुत बार हमको शास्त्र में श्लोक मिलते हैं कि जिनके पास बुद्धि हो वो अपनी अपनी बुद्धि से ज्ञानी आगे इस चीज को समझ लें और निर्णय करके फलादेश करना स्टार्ट करें। ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं। हमको एक बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह की जो ये वर्सेस, स्पेशल वर्सेस यहाँ पे आए, वैसे तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि मैं हाईलाइट कर दूंगा, यहाँ पे फिजिकली भी हाईलाइट हो रखी है और मैं इसमें ऐड भी कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ों का हम एक स्पेशल लिस्ट बनाएं और इस तरह की चीज़ों को हम कुंडलियों में देखना स्टार्ट करें तो हमारी जो रीडिंग्स होगी वो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग्स निकल के आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लें किसी का वीनस 10th हाउस में बैठा हुआ है और वो वहाँ पे एक सम ग्रह की राशि में बैठा हुआ है कि वो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत अनफ्रेंडली भी नहीं है। मान ले वो मार्स की राशि में बैठा हुआ है। मार्स और जो वीनस होते हैं ये आपस में मित्र भी नहीं होते हैं और शत्रु भी नहीं होते हैं, तो बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप होता है इन लोगों का। वीनस मान ले मार्स की राशि में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो नॉर्मल कुंडली में हम देख के उसके स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलेंगे कि वीनस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। पर अगर हम उसको दशा वर्ग स्कीम में उठा के देखें तो राशि कुंडली के अलावा जो कुंडलियां वहां पे इस्तेमाल होती हैं, अगर उनमें से 8 कुंडलियों में अगर वो जो वीनस है वो बहुत स्ट्रेंथ में बैठा है, तो ये जो वीनस यहाँ पे राशि कुंडली में बैठा हुआ है 10th हाउस में मार्स के साइन में, ये अब बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स ये वीनस देने वाला है। हमको इस तरह के स्पेशल जो प्रिंसिपल्स महर्षि पढ़ाते हैं इनको पहले तो हम समझें और फिर इसको एक्स्ट्रापोलेट करना सीखें। जब भी आपके पास इस तरह की कोई कुंडली आए कि किसी ग्रह में इस तरह का बहुत स्ट्रेंथ है, तो आप लेके आए। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं कॉरेस्पॉन्ड करते हुए मिलते हैं उस आदमी की कुंडली में, 10th हाउस में वो ग्रह बैठा हुआ है और बहुत स्ट्रेंथ में है, तो 10th हाउस के रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे दिलवाएगा, या जिसका वो लॉर्ड है उसके रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे दिलवाएगा। अगर बेनिफिक भी वहां पे बैठा हुआ है तो 4 चांद लग जाएंगे उसमें। ये बातें श्योर है। ये चीजें हमको थोड़ी हम समझते चले जाएं, अभी तो नोट करते चले जाएं और अपनी लिस्ट बनाते चले जाएं और अपनी क्यूरियोसिटी बिल्कुल बढ़ाए रखें। अब हम एक विश्व विख्यात पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं जिनका कोष के साथ, धन के साथ तो अपनी जिंदगी में बहुत रिलेशन नहीं था। उन्होंने अपने लिए धन कमाने के ऊपर और अपने पास धन संचित करने के ऊपर तो बहुत ज्यादा नहीं सोचा, पर उनका जो कैरेक्टर है, जो उनकी ख्याति है, जो उनकी प्रसिद्धि है, वो पूरे विश्व में है। जो लग्न होता है वो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। महात्मा गांधी की कुंडली का हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और उसमें कुछ अलग अलग योगा भी हम लोग देखते हैं। और पर्वता अंश में महात्मा गांधी का जो लग्न लॉर्ड है, इसकी वजह से जो उनको ख्याति मिली और जो प्रसिद्धि मिली और जो उनका चरित्र है और था, उसके बारे में थोड़ा विवरण करते हैं और फिर इन जनरल ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांतों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी की कुंडली मैंने यहाँ पे लगाई है और हम देखें ये महात्मा गांधी की कुंडली है और लीब्रा यहाँ पे राइजिंग है और जो वीनस यहाँ पे लग्ना लॉर्ड है महात्मा गांधी का, वो पर्वता अंशा में है। इसका मतलब वो 6 डिविजनल चार्ट्स में 10 डिविजनल चार्ट में से बहुत पावर के साथ स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है। महात्मा गांधी का जो सेल्फ था, जो उनका कैरेक्टर था और जो उनका नेम, फेम, रेपुटेशन और जो उनके छवि है पूरे विश्व के अंदर, वो एक बहुत बेहतरीन छवि है और एक बहुत रेस्पेक्टेबल छवि है। वो एक तो बहुत जबरदस्त फाइटर थे, उन्होंने एक जबरदस्त फाइट लड़ी। बहुत सारे डिफरेंसेस कास्ट के, रिलीजन के जो हिंदुस्तान में प्रेवलेंट थे, जो कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए पूरे भारत पे लगा रखे थे। और फिर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी थे जो कि इन चीज़ों से बेनिफिट लेना चाहते थे, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने न्यूट्रलाइज करा। बहुत सारा भारत का एक इंटीग्रेशन करा। जितने भी डाउन ट्रिबल लोग थे, जो हरिजन थे, उनको उन्होंने अपने साथ लेके आए, आंदोलन खड़ा करा।
सब लोगों के साथ मिलके अंग्रेजों के साथ फाइट करी। और फिर जो ग्लोबल सिचुएशन उस समय वर्ल्ड में थी, अंग्रेज और भी जगह लड़ाइयां हार रहे थे बुरी तरह से, तो उन सारी सिचुएशंस की तरफ से और उनका जो यहाँ पे हिंदुस्तान के ऊपर जो मैनेजमेंट और कंट्रोल था, उसके ऊपर खर्चा और उसके रिटर्न्स आने और जो बाकी सारा सिनेरियो था, इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रेशर बन के आज़ादी हासिल करी गई अंग्रेज़ों से। बहुत सारे लॉजिकल फैक्टर्स थे, बहुत सारा प्रेशर बिल्ड करा गया था, बहुत सारा उनके साथ नॉन कोऑपरेशन करा गया था, और अंग्रेज़ों को फाइनली ये महसूस हुआ था कि ये विजडम यही इसी में है कि हम देश छोड़ के चले जाएं। तो महात्मा गांधी ने जो भी ये कर्म है, ये उन्होंने अकेले वो बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट करे, अकेले वो बहुत सारे रास्तों पे निकले और वो अकेले खड़े रहे, और पहले प्रहार खाने भी वो सबसे पहले खुद ही गए। उन्होंने किसी और को आगे नहीं करा जब उनके ऊपर ऑटोक्रेसीज होती थी या उनके ऊपर अत्याचार होते थे, और जो भी कोई रूलिंग जो क्लास होती है, जब वो बहुत बुरी तरह से सामने वाली पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है मिलिट्री माइट पे, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो उनके साथ हुई और उन्होंने उसको आगे बढ़ के फेस करा। सो ये कैरेक्टर का दम और लगना जो होता है, ये फेम होता है। तो उनकी जो फेम है ये इनक्रेडिबल है, बहुत ज़बरदस्त। पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। भारत में बहुत जगह पे उनकी तस्वीर है। भारत की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। और बाकी सारे योगाज हम इस कुंडली में देख सकते हैं। इस कुंडली में ज़बरदस्त योगा है। मून दशम भाव में बैठा हुआ है, जुपिटर सप्तम भाव में है, ये दोनों आपस में क्वाड्रेंट में है, तो गज केसरी योगा यहाँ पे बन रहा है। लग्ना लॉर्ड लग्ना में बैठा हुआ है। मून जो है वो अरूढ़ लग्ना में बैठा हुआ है, कर्क राशि में अरूढ़ लग्ना है। ये अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सॉफ्टवेयर में हम जो चीज़ें हैं ये थोड़ा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर में हम क्लिक करेंगे, जैसे हम जगन्नाथ होरा को यूज़ करते हैं, तो जब हम कुंडली बनाते हैं तो अदर स्ट्रेंथ करके एक रीजन है। अगर आप वहाँ पे नहीं गए हैं तो वहाँ पे जाके क्लिक करके देखें, कोई भी कुंडली के अंदर जो योगा होंगे वो वहाँ पे लिस्टेड होंगे और बहुत शॉर्ट में वहाँ पे लिखा हुआ होगा। सो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि अगर आप चाहें तो डॉक्टर बी.वी. रमन की किताब पढ़ें। 300 योगाज, 300 इम्पॉर्टेंट योगाज के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी हुई है। और बेसिकली तो वो योगा शास्त्र में सब जगह लिस्टेड है, बृहदपाराशर में भी लिस्टेड है, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। उन्होंने सब जगह से कर्ल करके उसको वहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बारे में इलाबरेशन करा हुआ है। तो या तो आप चाहें तो आप शास्त्र में पढ़ लें, बृहदपाराशर में बहुत सारे योगाज यहाँ पे लिस्टेड हैं। और जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, जो इस सॉफ्टवेयर के ऑथर है, उन्होंने भी जो यहाँ पे योगाज और बहुत सारी चीज़ें लिस्ट करी हैं, वो जो बृहदपाराशर में सिखाई गई हैं उनके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे लिस्ट करी गई हैं। जो भी चीज़ें बृहदपाराशर में नहीं इंक्लूडेड हैं, जैसे राहु और केतु का अष्टक वर्ग महर्षि पाराशर ने कहीं डिस्कस नहीं करा है। तो जब हम अष्टक वर्ग देखेंगे जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में, तो इनके ऑथर ने भी वहाँ पे अष्टक वर्ग डिस्कस नहीं करा है राहु और केतु का। सो बहुत अच्छी बात यह है कि जो बृहदपाराशर में जितने भी योगा हैं वो बड़े प्रिसाइज शॉर्ट फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में हमको यहाँ मिल गए हैं। अगर हम वहाँ पे एक दो बार जाके पढ़ लें और फिर कुंडलियों में यहाँ पे इन योगास को देखते रहें तो हम बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। और जो योगा होते हैं वो सिर्फ इसी लेवल पे नहीं होते हैं कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ है, कौन सा वो लॉर्ड है और क्या है। चर कारका के भी योगास होते हैं आपस में, किस दूसरी तरह से ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में कौन है, थर्ड हाउस में कौन है, इस सेकंड हाउस में, 12th हाउस में कौन सा ग्रह है, इसके बेसिस पे भी बहुत सारे योगास बनते हैं। कुंडली में क्वाड्रेंट्स में अगर सारे ग्रह बैठे हुए हो तो बहुत अलग तरह के योगास बनते हैं। सो हम एक ये बोल सकते हैं कि कुंडली में वेरियस तरह की शेप्स एंड कॉम्बिनेशंस जो ग्रह बनाएंगे, विमेन हाउसेस में रहकर एक दूसरे के साथ युति कर कर अलग अलग पैरामीटर्स और डायमेंशंस को जब हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे जब हम चर कारक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे जो राजयोगा और दुर्योगा चर कारका से भी होते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। ये सारी की सारी चीज़ें बृहदपाराशर में डिस्क्राइब्ड हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिस्पेक्टेबल किताब है भारतीय ज्योतिष की। सो हम इन चीज़ों को थोड़ा देखना स्टार्ट करें। सो यहाँ पे देखें, जैसे मालव्य योग के बारे में लिखा हुआ है, वेशी योग के बारे में लिखा है, गजकेसरी योग के बारे में लिखा है, माला योग के बारे में लिखा है,
सो मालव्य योग तब होता है जब वीनस जो होता है वो क्वाड्रेंट में हो, स्ट्रेंथ में हो। तो जो आदमी होता है वो विन्यूजियन काम, वो गुरु के काम, जो वीनस उसमें इन्वॉल्व है, वो उस तरह की चीजों में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छे समय तक जी के जाता है, बहुत अच्छी उसमें ओजस रहती है और भी उसका बहुत डिस्क्रिप्शन है। बट जो इस महापुरुष योगा में देखने वाली बात यह है कि जो महापुरुष योगा होता है ये तब होता है जब हमारे ये पंच तत्व ग्रह अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ल्यूमिनरीज को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और राहु केतु इसमें बाहर हैं, तो बाकी जो ये 5 ग्रह बचते हैं, ये 5 ग्रह जब क्वाड्रेंट्स में हो और स्ट्रेंथ में हो तब कोई महापुरुष योग बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो एफर्ट्स के हाउसेस होते हैं और वहां से जो चीजें निकल के आती हैं वो कंस्ट्रक्टिव चीजें निकल के आती हैं और वो लाइफ में हमारी उपयोगी चीजें होती हैं, वो एफर्ट भी बहुत हमारा लेती हैं। सो जब ये ग्रह यहाँ पे जाके बैठते हैं तो इंसान उस ग्रह को इस्तेमाल करता है और अपनी जिंदगी में उससे कुछ एफर्ट डाल के कुछ चीज निकालता है और जब वो चीज निकालता है दशम भाव में बैठ के, अगर वो कर्म कर रहा है बहुत सारे, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ अचीव करता है, सोसाइटी में लोगों को कुछ सर्व करता है, लोग प्रसन्न होते हैं और फिर उसको रेस्पेक्ट करा जाता है। इसीलिए उसको महापुरुष बोला जाता है कि इस आदमी ने महान कार्य करा। सो ये जो अग्नि का मार्स, पृथ्वी का मरकरी, वायु का सैटर्न, जल का वीनस और आकाश का जुपिटर, ये पांचों ग्रह जब क्वाड्रेंट में या तो स्वराशि में बैठे हों, मूल त्रिकोण में बैठे हों या फिर उच्च के होके बैठे हों, तो ये महापुरुष योगा बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे योगा है, पर्वत योगा है, यहाँ पे लक्ष्मी योगा है, राज योगा है। सो ये योगाज हम देखना स्टार्ट करें और यहाँ पे शॉर्ट में बताया भी है कि इस योगा के क्या परिणाम होते हैं। कम से कम हमको ये पता लग जाएगा कि अच्छा योगा है कि बुरा योगा है। अच्छा, इस तरह की चीजों को हम तब फटाफट कुंडली में इस्तेमाल करें जैसे कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है। तो बिजनेस अगर कोई आदमी करना चाहता है तो अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स जो हमारी कुंडली में होनी चाहिए, उस आदमी के अच्छे धन योगा होने चाहिए। अगर उस आदमी के अच्छे धन योगा हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि जिस आदमी के अच्छे धन योगा है वो जॉब नहीं कर सकता। वो जॉब में रहते भी उस आदमी को बहुत तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसकी कंपनी उसको इतनी तरह की चीज़ें प्रपोज कर सकती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स प्रपोज कर सकती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वो इन्वेस्ट कर सकता है, शेयरवेंस प्लान्स कंपनीज के चलते रहते हैं। दूसरी जगह कंपनीज बहुत सारे फंड्स बना सकती हैं, बहुत सारे तरह से उनको बेनिफिट्स दे सकती हैं, तो वो आदमी वहीं से बड़ा बेनिफिट पा सकता है, एक्स्ट्रा इनकम अपनी जनरेट कर सकता है, एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है, खुद उसके धन योगा है तो। बट सो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिस्क लेवल के ऊपर। सो इन चीज़ों में वो आदमी अपना पैसा लगा सकता है अगर उसके धन योगा है तो। कहने का मतलब ये है कि अगर धन योगा होंगे तो इंसान को इस तरह की चीज़ों के बारे में पता चलेगा, इस तरह की चीज़ों के बारे में वो गौर फरमाएगा और फिर उनसे वो रिसोर्सेज को अपने मल्टीप्लाई करेगा या अपनी वेल्थ को वो मैक्सिमाइज करेगा। सो अगर हम बहुत सारे धन योगाज एक इंसान की कुंडली में देखते हैं और वो इंसान अपना बिजनेस करना चाहता है तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है उसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जिन भी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा वो मनी जनरेट करेंगी और वो फॉर्च्यून के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी। ऐसा इंसान जब खुद वेल्थ अक्वायर कर ले, खुद अपना बिजनेस सक्सेसफुली चलाता रहे और बड़ा बनता जाए, तो वो दूसरों को रिक्रूट करके दूसरों से काम करवाएगा और दूसरों को रोजगार देगा और इकोनॉमी चलेगी। इसी तरह से सोसाइटी गवर्न होती है। किसी न किसी को तो कोई बिजनेस को या किसी सर्विस को या प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसको कंज्यूमर के पास लाना पड़ता है, ट्रेड पूरी जो साइकिल होती है वो करनी पड़ती है। सो अगर किसी इंसान का, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे धन योगाज यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे फॉर्च्यून योगाज, लक्ष्मी योगाज दिख रहे हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस करा, सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड क्वाड्रेंट्स और ट्राइंस में बैठे हुए हैं, जुपिटर की सेकंड हाउस में इन्फ्लुएंस है, बेनिफिक सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और भी तरह से धन योगाज हैं जो दार कारक के साथ कुछ धन योगाज हैं, कुछ चर कारक के साथ धन योगाज हैं, और भी तरह के जो धन योगाज हैं, अगर वो उस इंसान की कुंडली में है तो हमको उसको बहुत पॉजिटिवली इनकरेज करना चाहिए बिजनेस करने के लिए। अगर नहीं है तो हम थोड़ा उसको बताएं कि थोड़ी चीज़ें इतने आसानी से रोल नहीं होंगी, चीज़ें इतने आसानी से
थोड़ा स्ट्रगल है, और बहुत ज़्यादा हाई एंटिसिपेशन इंसान ना रखे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे और मेहनत करे। सो ये सारे योगास, गुड पॉजिटिव योगास यहाँ पे लिस्टेड है। सो महात्मा गांधी की कुंडली में अगर हम देखें तो एक बड़ी सारी जो लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे पॉजिटिव योगास हैं। तो इन जनरल अगर अगर हम कुंडली को अभी ना देखें बिल्कुल भी, और यहाँ पे सिर्फ योगास के ऊपर गौर फरमाएं, तो बहुत पॉजिटिव कुंडली समझ में आती है कि बहुत कुछ क्षमता है इस कुंडली में कुछ करने की। पर्वत योगा जैसी स्पेशल चीज हमको इस कुंडली में देखने को मिली। और अब हम इसको नोट कर लें। आगे जो अंशा रूलर्स के नाम है वो आगे स्लाइड्स में लिखे हुए हैं, बट फॉर द मोमेंट अभी हम इस सॉफ्टवेयर में अदर स्ट्रेंथ में जाके, ये जैसे 10 वर्ग स्ट्रीम है, ये षोडश वर्ग स्ट्रीम है, ये सप्त वर्ग स्ट्रीम है, 7 डिविजनल चार्ट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। षड वर्ग स्कीम है, इसमें 6 डिविजनल चार्ट्स यूज होते हैं। षड वर्ग जो स्कीम होती है, इसके जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं या 6 डिविजनल चार्ट्स प्रश्न में भी इस्तेमाल होते हैं। प्रश्न कुंडली उसमें 1 ऑफ द 6 डिविजनल चार्ट्स है, एक में से 6 डिविजनल चार्ट्स है। और भी चीजें हम प्रश्न कुंडली में देख सकते हैं। वेदांग ज्योतिष को अगर आप विड्थ और डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की विशेषताओं के बारे में एक वीडियो लेसन बना हुआ है जिसका लिंक ऊपर यहाँ पे दिया गया है। आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। सो अगर आप प्रोफेशनली ज्योतिष को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप अपना खुद का ही ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल फॉर्म में अपने आप को समझना चाहते हैं, अलग अलग पहलुओं पे कैसे अपने अस्तित्व को हम नापें और उससे हम क्या रिजल्ट्स ड्रॉ करें, अगर आप ये समझना चाहते हैं बहुत गहराई के साथ, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दी हुई है। वेबसाइट का लिंक, मेरा फेसबुक पेज वगैरह वगैरह वहां पे लिस्टेड है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को देखें और फिर निसंकोच होकर मुझसे कांटेक्ट करें।